हम अपने इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? हमारे इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है, क्या वो हमारी अपनी धारणा है? नहीं। हम इंडिया के बारे में वो जानते हैं जो विभिन्न स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर विभिन्न मीडिया समूह के द्वारा ये प्रचारित किया जाए कि इंडिया इस तरह से तरक्की कर रहा है, इंडिया के सरकार ने ये गजब का कारनामा कर दिया है, इंडिया के द्वारा ये किया जा रहा है, इंडिया तेजी से उभर के सामने आ रहा है, तो हमारा परसेप्शन इंडिया के प्रति एक सकारात्मक बन जाता है। लेकिन अगर यही मीडिया के द्वारा ये दिखाया जाता है कि भारत सरकार किस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फैल रही है, जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया को किस नेगेटिव मेंटेलिटी के साथ ट्रीट करते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, यहाँ क्राइम का आंकड़ा बेहद बड़ा है, तो हमारा इंडिया को देखने का नजरिया जो है सो बदल जाता है। मतलब हम जिस तरह से इंडिया को देखते हैं ये हमारा निष्पक्ष नजरिया नहीं है। जो हम देखते हैं ये एक नैरेटिव का गेम है। अगर हमारे आसपास में पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा तो हम इंडिया के पॉजिटिव इमेज को देख पाएंगे, अगर नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा तो हम नेगेटिव इमेज को देख पाएंगे। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि नेगेटिव नैरेटिव ने या ये जो नैरेटिव का गेम है इसने इंडिया की इमेज को कितना प्रभावित किया है, या इंडिया की वास्तविक छवि क्या है। क्या इंडिया उतना विकसित कर गया है कि आज ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन कंट्री या चीन के बराबर खड़ा हो गया है, या क्या इंडिया इतना कम डेवलप है कि आज ये पाकिस्तान, इथियोपिया, सोमालिया, अफगानिस्तान इनके श्रेणी में बैठा हुआ है। आज इस तमाम बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी चीज दिखाया जाता है तो उसका सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने में उसके आसपास जिस तरह की सूचनाओं का आवरण होता है वो सूचनाओं से उसका देखने का नजरिया इन्फ्लुएंस होता है। आज दुनिया ने बेहद तरक्की कर ली है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके ऐसे ऐसे मशीन बनाए जा रहे हैं जो कई दुरूह कार्यों को यानी कठिन कार्यों को बहुत आसानी से करने में सक्षम है। यानी दुनिया साइंस एंड टेक में काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या किसी भी प्रोजेक्ट ने आज तक मानव शरीर के बराबर की कार्य क्षमता प्राप्त कर ली है? मानव शरीर भी एक तरह का मशीन है और ये एक ऐसा उन्नत मशीन है जिसकी कॉपी अभी तक तो बनाई नहीं जा सकी। हो सकता है कि निकट भविष्य में इसकी कॉपी भी बनाई जा सके, लेकिन क्या कोई ऐसा मशीन है जो हमारे दिमाग की तरह सोचता हो? क्या ऐसा कोई मशीन है जो हमारे हार्ट की तरह चलता हो? या कोई ऐसा मशीन है जो किसी भी चीज को चेतन बना देता हो? यानी आज के समय में अगर कोई सबसे बड़ा मशीन है तो वो है आपका ह्यूमन बॉडी। ये सबसे बड़ा कैपिटल है और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल रखने वाला देश है। जिसके पास सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल हो वो देश बाकी देशों से पिछड़ा कैसे हो सकता है? ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हमारे पास ऐसी मशीन है जो किसी भी दुनिया के किसी भी तकनीक के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, इसकी संख्या हमारे पास सबसे अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी संभावनाएं भी सबसे अधिक है। आज वेस्टर्न मीडिया इस नैरेटिव को बनाना चाहती है क्योंकि वो अपने लिए इन ह्यूमन कैपिटल को यूज करना चाहती है सर्विस के रूप में। उनको वर्कर चाहिए, तो वो इस समाज को डिग्रेड करके रखते हैं कि ताकि इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहे और ये आगे चल के अब इतना विकसित ना हो जाए कि उनके लिए वर्कर मिलना बंद हो जाए। रेफरेंस के लिए चीन पर जब सारे देशों ने, जैसे अंग्रेजों ने जब उनसे पहला अफीम युद्ध किया, दूसरा अफीम युद्ध किया और विश्व के सब देशों ने अपने अपने हिसाब से चीन में अपनी व्यवस्थाएं बना ली। फिर जापान ने किस तरह से चीन पे आक्रमण किया, किस तरह से कब्जा किया और वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। 1949 के बाद चीन जब आजाद हुआ उस समय उसके पास सबसे ज्यादा ह्यूमन कैपिटल था। उसके बाद ग्रोथ, उसकी विकास की यात्रा धीरे धीरे शुरू होती है और 1990 के बाद आज वही चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर खड़ा है, यूएसए के बराबर खड़ा है। न सिर्फ तकनीक में बल्कि रक्षा में, फाइनेंस में, इकोनॉमी में, हर चीज में वो उससे बराबरी कर रहा है। वजह क्या था? वजह था कि वहां के सरकार ने, वहां की व्यवस्था ने वहां के लोगों के अंदर के आत्मसम्मान को जगाया, उसको प्रिजर्व किया और उसको नरिश किया। उस कॉन्फिडेंस के बदौलत आज चीन के बिना इस दुनिया की इकोनॉमी की कल्पना नहीं की जा सकती। आज वही स्थिति भारत की है। भारत के पास सबसे अधिक मानव पूंजी है। अगर इसके अंदर ये यहाँ की जो व्यवस्था है, अगर ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाती है और उसको उसके विकास के लिए सारी स्थितियां अगर निर्मित करती है, आने वाले समय में भारत ना सिर्फ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक भूमिका निभा सकता है बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वेस्टर्न मीडिया इस बात को नहीं समझती है या वेस्टर्न कंट्री इस बात को नहीं समझते हैं, वो निश्चित रूप से समझते हैं। अभी भारत को एक नया नैरेटिव दे दिया गया है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। ग्लोबल साउथ का लीडर, ये ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ
एक विकासशील देशों का समूह है। मतलब कहीं नैरेटिव में नहीं आता है कि आज ये जो है सो वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने की कोशिश कर रहा है। ये ग्लोबल साउथ, मतलब आप नेता भी बने तो किसके? ग्लोबल साउथ के। आप एलिट मेंबर के नेता नहीं हैं। आप विकसित देशों के नेता नहीं बन सकते। आप उनको नेतृत्व कैसे दे सकते हैं? आप नेतृत्व दीजिए, गरीब देशों को नेतृत्व दीजिए। ये आपको लग सकता है कि ये भारत के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न मीडिया सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये माइन्यूट लेवल पे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास। इसमें यह प्रयास है कि आप लीडर बने हैं लेकिन ग्लोबल साउथ के लीडर, और भारत को अगर इस तक सीमित नहीं होना, हमें बहुत आगे जाना है। सबसे पहली काम ये करना है कि हमें अपनी मौलिक जो विचारधारा है, जैसे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यहाँ जब शासन करना प्रारंभ किया था तो उनको समझ में आ गया था कि ये जो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था की जो जड़ें हैं बहुत गहराई में। सबसे पहले उन्होंने हमारे संस्कृति को, हमारे समाज से दूर किया और उसके बाद उन्होंने अपनी संस्कृति को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारे मन में यह धारणा बने कि उनकी संस्कृति श्रेष्ठ है। जब तक हम उनकी संस्कृति की श्रेष्ठता को, कल्चर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनके आधिपत्य को भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर ये भावना रहे कि हमारा कल्चर श्रेष्ठ है तो हम किसी दूसरे की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। ये चीज अंग्रेज बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम उनके कल्चर को सबसे पहले स्वीकार करने लगे। जब हम उनके कल्चर की श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हम उनकी श्रेष्ठता भी स्वीकार करने लगे। ये नैरेटिव को वो अभी भी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आज भारत गुलाम नहीं, लेकिन आज भारत हमारे और आपके सोचने पे, हम और आप जो सोचते हैं, सोचने का आधार होता है हमारे आसपास में उपलब्ध सूचना। और सूचना के जो बड़े बड़े जो केंद्र हैं वो आज कंट्रोल करती है वेस्टर्न मीडिया। आज भी अगर हमको रेफरेंस देना हो तो हम किसका रेफरेंस देते हैं? अगर कोई बात हमको बहुत गंभीरता से करनी हो या ये करना हो कि हाँ ये बात बहुत ही प्रामाणिक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बात करते हैं वेस्टर्न मीडिया का रेफरेंस लेते हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का रेफरेंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक लंबे समय में ये इनकलकेट कर दिया गया है कि यहाँ की मीडिया हाउसेज, यहाँ का इंफॉर्मेशन वैल्यूलेस है, इसका बहुत महत्व नहीं है। अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये किसी और ने किया है, ये यहाँ के मीडिया ने या यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी वैल्यू खुद भी गिराई। जैसे टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे फेक न्यूज को प्रमोट कर देना या सनसनी न्यूज को प्रमोट कर देना, ऐसी थ्योरी बता देना जिसका कोई एविडेंस नहीं हो। इन्होंने अपनी छवि खुद भी खराब की है और बाकी खराब करने में बाकी तो एजेंट लगे हुए हैं। इस संबंध में मुख्य सवाल ये आता है कि अब आगे की राह क्या है। तो सर्वप्रथम सरकार को एक जिम्मेवारी पूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को यहाँ के न्यूज या मीडिया क्षेत्र को या न्यूज एजेंसीज को ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए फेक न्यूज के अगेंस्ट सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे उसकी विश्वसनीयता बने। ये जो सनसनीखेज पत्रकारिता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस पे बिल्कुल कड़ाई से नज़र रखी जानी चाहिए। या ऐसी कोई बात किसी मीडिया हाउस के द्वारा प्रसारित की जा रही हो जो कि तथ्यों से बिल्कुल अलग हो, जिनका उद्देश्य जागरूकता फैलाना नहीं सनसनी फैलाना हो, अगर ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो हो सकता है कि कुछ फिर इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बोले कि भारत में पत्रकारिता को दमित किया जा रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन इससे भारतीयों के मन में भारत के मीडिया के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ेगा, और जब हमारा मीडिया के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी सूचनाओं के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, तभी हमारे अंदर आत्मसम्मान आएगा। क्योंकि आत्मसम्मान हम कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें अपने अंदर ही डेवलप करना है। इस सरकार को प्रयास करना होगा कि ये स्रोतों के प्रति, सरकार के प्रति लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाए। कई बार देखने को मिलता है कि सरकार वोट बैंक के चलते कुछ ऐसी बातें बोलती है जो बिल्कुल ही अतार्किक हो, अव्यवहारिक हो, अवैज्ञानिक हो। इन सब बातों से भी सरकार को बचना चाहिए और एक ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों का सरकार के प्रति, सरकार के एजेंसियों के प्रति या अपनी जो स्वदेशी एजेंसी हैं उसके प्रति एक सम्मान का भावना विकसित हो। जब एक बार हमारे अंदर इस सम्मान की भावना विकसित हो जाएगी तो जो वेस्टर्न प्रोपोगंडा है या जो नैरेटिव है उसका असर हमारे मस्तिष्क पे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अपने भारत की वास्तविक पिक्चर देख पाएंगे। अभी हम भारत का वही पिक्चर देख पाते हैं जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं।